नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल दीपेंद्र त्रिपाठी में। मैं दीपेंद्र त्रिपाठी आप सबका इस चैनल में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं। आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास 6 NCERT जिसका नाम है जिज्ञासा। उसका हमने भी आप लोगों को फर्स्ट पार्ट हमने आपको बताया था। आज हम उसका दूसरा पार्ट आप लोगों के समक्ष रखेंगे। कल हमने पार्ट के आधे हिस्से को हमने कवर किया था, आज हम उसको कंप्लीट करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं विज्ञान एक अनूठा संसार जिस भाग 2। इस पुस्तक की यात्रा में हम जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे इस पृथ्वी पर विद्यमान प्रत्येक वस्तु के बारे में प्रश्नों की एक अंतहीन सी सूची बनती जाएगी। मतलब जैसे जैसे इस पुस्तक को हम पढ़ते जाएंगे वैसे वैसे इस धरती पे जितनी भी चीज़ें हैं उनके बारे में प्रश्नों की एक अंतहीन सी सूची बनती जाएगी। मतलब उन पे प्रश्न दर प्रश्न बनते जाएंगे, अर्थात एक प्रश्न का उत्तर मिला नया प्रश्न तैयार हो जाएगा। प्रश्नों का अंत कभी नहीं होगा, प्रश्न बनते चले जाएंगे और हमको नई नई जानकारियाँ प्राप्त होती जाएंगी। किंतु प्रश्नों की यह सीमा केवल पृथ्वी के लिए ही क्यों हो, अर्थात पृथ्वी के लिए ही क्यों हो? और भी चीज़ें हैं जैसे आकाश हो गया, पानी हो गया, सबके लिए ही ये प्रश्न मिलते चले जाएंगे। उसके बारे में अगर हमको जानना है तो उससे हम प्रश्न पूछेंगे तो उसका उत्तर मिलेगा तो हमको नई जानकारी प्राप्त होगी। हम उससे परे सूर्य, चंद्रमा और आकाश में चमकने वाले लाखों तारों पर भी प्रश्न पूछ सकते हैं। अभी जैसा कि हमने बताया, चाहे आप किसी पत्ती की संरचना के बारे में जानना हो या यह कि वस्तुएं कैसे गति करती हैं या यह कि मूंगफली के छिलके को कैसे अलग कर सकते हैं, इस पुस्तक का प्रत्येक अध्याय आपकी जानने की इच्छा को जागृत करेगा ही संभवतः आपके मन में अनेक प्रश्न भी पैदा करेगा। आप किसी भी चीज़ को जानना चाहें, चाहे पत्ते की संरचना के बारे में हो, मूंगफली के छिलकों को कैसे अलग करना है, इस पुस्तक को आप पढ़ते जाएंगे। इसका प्रत्येक अध्याय आपके जानने की इच्छा को बढ़ाता जाएगा। जैसा कि किताब का ही नाम है कि जिज्ञासा, मतलब जानने की इच्छा। तो जैसे जैसे आप पढ़ते जाएंगे, इस पुस्तक को आगे पढ़ते जाएंगे, चैप्टर वाइज आपकी जानने की इच्छा क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी और मन में आपके अनेक प्रश्न पैदा होंगे। हम स्वयं अपने प्रश्नों को उत्तर ढूंढने का प्रयास कैसे कर सकते हैं, ये पुस्तक आपको सेल्फ डिपेंडेंट बनाएगी कि हम प्रश्न पूछें और उस पर सोचें, विचार करें और उसका उत्तर प्राप्त करें और अपनी जानकारी को बढ़ाएं और अपने अंदर एक वैज्ञानिक सोच को पैदा करें। चाहे आपने ध्यान ना दिया हो फिर भी आप अनेक प्रश्नों के उत्तर अब तक ढूंढते रहे होंगे। ठीक है, हम लोग मन में प्रश्न आता है, हम उसका उत्तर खोजते रहते हैं। मान लीजिए कि आपकी कलम लिखना बंद कर देती है, तब आप क्या करेंगे? आप शायद अपने आप से ही प्रश्न पूछेंगे, मेरी कलम ने लिखना क्यों बंद कर दिया? आप यह अनुमान लगाएंगे कि कलम में स्याही समाप्त हो गई होगी। मान लो लिखते लिखते हमारे पेन में क्या हो गई, स्याही ख़त्म हो जाए तो हम लोग क्या सोचेंगे कि लगता है इसकी स्याही ख़त्म हो गई। तो उसको हम वेरीफाई करने के लिए क्या करते हैं, पेन को खोल के देखते हैं कि हाँ स्याही ख़त्म हो गई। अगर देखते हैं स्याही ख़त्म हो गई तब तो ठीक, हमारा उत्तर मिल गया कि पेन क्यों बंद हो गई चलना। अगर नहीं होता ऐसा, स्याही ख़त्म नहीं होती, तो देखते हैं कहीं ये स्याही सूख तो नहीं गई, तो उसको चेक करते हैं। फिर भी अगर हमको उत्तर नहीं मिलता है तो और देखते हैं पेन का छर्रा तो नहीं गायब हो गया, गड़बड़ हो गया। तो अगर हमको उत्तर मिल जाता है, संतुष्टि मिल जाती है, तो हमको क्या होता है, एक जानकारी हमारे मन में आ जाती है कि हाँ पेन ने लिखना क्यों बंद कर दिया। तो जब तक हमको सही जानकारी, सही उत्तर नहीं मिलता तब तक मन में प्रश्न बनते रहते हैं। तो आइए इसको पढ़ते हैं। तब आप इस अनुमान का परीक्षण कलम खोलकर और रिफिल की स्याही जांच कर करेंगे। यदि वह खाली है तो आप जान जाएंगे कि आपका अनुमान सही था। परंतु मान लीजिए
कि आप देखते हैं कि स्याही समाप्त नहीं हुई है, तब आप क्या करेंगे? आप एक और अनुमान लगाएंगे कि संभवतः स्याही सूख गई है। इसकी जांच करने के लिए यह अनुमान सही है या नहीं, अब आप कुछ और करने का प्रयास करेंगे। वास्तव में विज्ञान ऐसे ही कार्य करता है। आपके यह जानने का प्रयास कि आपकी कलम ने लिखना क्यों बंद कर दिया, वैज्ञानिक विधि का एक उदाहरण है। तो किसी भी समस्या को हम कैसे हल करेंगे? पहले समस्या को जानेंगे, अनुमान लगाएंगे कि हाँ ये गलती हो सकती है, फिर उस अनुमान का हम सत्यापन करेंगे। अगर सत्यापन सही है तो हमारा अनुमान सही है और हम समस्या को समझ जाएंगे। मतलब कि किसी चीज़ के बारे में स्टेप बाय स्टेप उसका अध्ययन करना, ये क्या है? एक तरह से वैज्ञानिक विधि का एक उदाहरण है। जैसे यहाँ पे एक पेन का उदाहरण दिया गया है, आप कोई और भी उदाहरण से समझ सकते हैं। जैसे मान लो कोई खिलौना है आपका, वो बैटरी से चलता हो और चलना अचानक बंद कर दे, तो आप क्या करेंगे? उसको बैटरी पहले अनुमान लगाएंगे कि ये क्यों बंद हुआ, तो संभवतः सोचेंगे कि शायद इसकी बैटरी ख़राब हो गई होगी, ख़त्म हो गई हो। बैटरी चेक करते हैं, मान लो बैटरी सही है तो दूसरा अनुमान लगाएंगे कि हो सकता है कहीं इसके वायर में फॉल्ट हो गया हो, तो उसको चेक करते हैं। तो एक तरह से स्टेप बाय स्टेप हम लोग इसको चलते रहते हैं, देखते रहते हैं कहाँ क्या समस्या आ गई। जहाँ पे हमको सही लगता है कि हाँ यही कमी है, तो हमारी समस्या का निवारण हो गया ना। तो एक स्टेप बाय स्टेप चलना एक वैज्ञानिक विधि का, एक वैज्ञानिक सोच का एक उदाहरण है। आइए सोचिए और लिखें। एक क्रियाकलाप है। एक ऐसे ही अन्य समस्या के बारे में लिखें जिसे आपने हल करने का प्रयास किया हो। आपने किन चरणों का पालन किया है? तो यही एक समस्या बता सकते हैं, खिलौने वाली समस्या बता सकते हैं। और भी कोई समस्या हो सकती है, जैसे मान लो पंखा चलना बंद कर दिया हो, तो हम चेक करेंगे पंखा चलना क्यों बंद कर दिया हो। कहीं इसका वायर तो नहीं करेंगे, स्विच ख़राब हो गया हो या वायर यहाँ से कट हो गया हो, है ना। तो तरह तरह की स्टेप बाय स्टेप अनुमान लगाएंगे और उसका सत्यापन करेंगे। तो इसी को आप एक अपनी कॉपी में चरणबद्ध तरीके से इसको लिख सकते हैं। विज्ञान केवल तथ्यों एवं आंकड़ों को याद करना अथवा केवल प्रयोग करना नहीं है। विज्ञान चरण दर चरण प्रक्रिया का पालन करते हुए हमारे प्रश्नों के उत्तर ढूंढने में सहायक होता है। वे कौन से चरण हैं जिनका हम अनुपालन कर सकते हैं? विज्ञान क्या है? विज्ञान केवल तथ्यों और आंकड़ों को याद करना अथवा केवल प्रयोग करना नहीं है। विज्ञान स्टेप बाय स्टेप प्रक्रिया का पालन करते हुए हमारे मन में जो प्रश्न हैं उनको उत्तर ढूंढने में क्या होता है? सहायक होता है। वही क्या है? विज्ञान है। तो वे कौन से चरण हैं जिनका हम पालन कर सकते हैं? नंबर 1, सबसे पहले जो हमें रुचिकर लगता है या जिसे हम समझ नहीं पाते हैं, हम उसका अवलोकन करेंगे। पहले क्या है? जो चीज़ हमको समझ में नहीं आ रहा है उसका हम अवलोकन करेंगे, उसको समझेंगे। तो जब देखेंगे हमको समझ में नहीं आ रहा है तो यह हमें अचंभित करता है और शायद हम उसके बारे में एक प्रश्न सोचते हैं। किसी चीज़ को देखेंगे वो हमको समझ में नहीं आ रहा है तो हमारे मन में एक प्रश्न उठेगा कि ये क्या है, कैसे है, क्यों है। एक प्रश्न तुरंत दिमाग में आएगा। तो पहला स्टेप क्या है? हम उसका अवलोकन करेंगे। दूसरा, उसको देखकर अचंभित रहेंगे, है ना। अचंभित करता है, जो देखेंगे उसको दिमाग में तुरंत स्टक करेगा, एक प्रश्न बनाएगा दिमाग में कि ये क्या है, कैसे है। तीसरा है, इसके बाद हम उस प्रश्न के संभावित उत्तर का अनुमान लगाते हैं। प्रश्न दिमाग में आया तो सोचेंगे हाँ कि ये हो सकता है, अनुमान लगाएंगे, उसका उत्तर को अनुमान लगाएंगे। फिर उस उत्तर को क्या करेंगे? हम लोग सत्यापन करेंगे। तो अगला चरण क्या है? इस अनुमान का हम प्रयोगों और अधिक अवलोकनों द्वारा सत्यापन करते हैं। जो प्रश्न आएगा उसका उत्तर अनुमान लगाएंगे, फिर उसका क्या करेंगे? प्रयोगों द्वारा हम और अधिक अवलोकनों द्वारा उसका हम सत्यापन करेंगे। इसके बाद हम परिणामों का विश्लेषण करने का प्रयास या देखने के लिए करते हैं कि क्या इससे वास्तव में हमारे प्रश्न का उत्तर प्राप्त हुआ या नहीं। जब परिणाम हमको मिल गया, उसका उत्तर मिल गया, सत्यापन हो गया, तो हम परिणाम का क्या करते हैं? विश्लेषण करते हैं, है ना। उसको एनालिसिस करते हैं
देखने का प्रयास करते हैं कि जो हमने समस्या पहले देखी थी उसका सही उत्तर है कि नहीं उत्तर है, सही जवाब मिला है कि नहीं मिला, जो हमारे मन में प्रश्न आया है उसका सही उत्तर हमें प्राप्त हुआ कि नहीं हुआ। अगर हमें सही उत्तर प्राप्त हो गया तब तो ठीक है, अगर नहीं हुआ है तो फिर से हम क्या करेंगे, और प्रयोग करेंगे और अवलोकन करेंगे, उसका फिर से हम एक तरह से एनालिसिस करेंगे, प्रश्नों का उत्तर ढूंढने की कोशिश करेंगे जब तक हमको सही उत्तर ना प्राप्त हो जाए। वैज्ञानिक वे लोग होते हैं जो समस्याओं का हल ढूंढने अथवा नई वस्तुओं की खोज करने के लिए वैज्ञानिक विधि का प्रयोग करते हैं। वैज्ञानिक वे लोग हैं जो समस्याओं को हल ढूंढते हैं अथवा नई वस्तु की खोज करते हैं। नई वस्तु की खोज करने के लिए वैज्ञानिक विधि का प्रयोग करते हैं। वही तो साइंटिस्ट होते हैं जो नई चीज़ खोजें और साइंटिफिक तरीके से किसी चीज़ को सोचें और नई चीज़ का पता लगाएं, वो क्या होते हैं, साइंटिस्ट होते हैं। परंतु क्या कोई भी व्यक्ति जो वैज्ञानिक विधि का पालन करता है एक वैज्ञानिक की तरह कार्य करता है? मतलब जो व्यक्ति चाहे आम इंसान हो, वैज्ञानिक विधि से कोई कार्य करे तो क्या वो वैज्ञानिक होगा? सही भाई, वैज्ञानिक तो होगा ही। जो वैज्ञानिक विधि से अपना काम समस्या को सुलझाता है वो वैज्ञानिक ही तो होगा। तो इसको हम समझते हैं कैसे, एक उदाहरण के माध्यम से। भोजन पकाने वाला व्यक्ति यह सोचकर हैरान हो सकता है कि दाल कुकर से बाहर कैसे निकली। क्या कुकर में बहुत अधिक पानी था? ये आपका ये कुकर वाला एग्जाम्पल है। तो जब दाल पकाते हैं तो कभी कभी क्या देखते हैं, पानी बाहर आ जाता है, दाल बाहर आ जाता है। तो तुरंत दिमाग में प्रश्न आया कि पानी बाहर क्यों आ रहा है? क्या कुकर में दाल ज़्यादा हो गई या पानी ज़्यादा हो गया? वैज्ञानिक सोच तुरंत वहाँ से शुरू हो गई। तो इस तरह से वैज्ञानिक रूप से सोचना, वैज्ञानिक विधि का पालन करना क्या है, वैज्ञानिक ही तो कहलाएगा। तो समस्या को वैज्ञानिक विधि से हम लोग सुलझा रहे हैं। आगे देखते हैं एक और उदाहरण। साइकिल की मरम्मत करने वाले व्यक्ति के बारे में सोचिए जो यह ढूंढने का प्रयास कर रहा है कि टायर से हवा कैसे निकली, हवा कहाँ से बाहर निकल गई। या कोई विद्युत ठीक करने वाला व्यक्ति यह ढूंढने का प्रयास साइकिल की मरम्मत करने वाले व्यक्ति के बारे में सोचिए जो यह ढूंढने का प्रयास कर रहा है कि टायर से हवा कैसे निकली, हवा कहाँ से बाहर निकल गई। या कोई विद्युत ठीक करने वाला व्यक्ति यह ढूंढने का प्रयास कर रहा है कि विद्युत बल्ब क्यों नहीं जल रही। क्या कोई समस्या बल्ब में है या स्विच में है? जब हम प्रश्न पूछने और इनका उत्तर ढूंढने का प्रयास करते हैं तो एक तरह से हम सभी वैज्ञानिकों जैसा कार्य करते हैं। ये साइकिल वाला एग्जाम्पल है। ऊपर आपने कुकर वाला देखा, एक मैकेनिक इलेक्ट्रीशियन वाला भी एग्जाम्पल आपने देखा। तो समस्या को देखते हैं, फिर उस पर अनुमान लगाते हैं कि यह गलती हो सकती है, ये कमी हो सकती है। फिर उस कमी को जो अनुमान लगाएं उसका सत्यापन करते हैं कि या ये सही है या गड़बड़ है, इसको सत्यापित करते हैं। एक तरह से वैज्ञानिक विधि का पालन हो रहा है। तो क्या है, एक तरह से सब लोग क्या है, वैज्ञानिक जैसा ही कार्य कर रहे हैं तो वैज्ञानिक ही कहलाएंगे। क्रियाकलाप आइए सोचें और लिखें। आप दैनिक जीवन की ऐसी एक परिस्थिति का वर्णन करें जहां कोई व्यक्ति वैज्ञानिक विधि का अनुसरण करता है। चाहे जो भी मैकेनिक हो, चाहे जिस फील्ड का मैकेनिक हो, मोटरसाइकिल बनाने वाला मैकेनिक हो, वो भी वैज्ञानिक विधि से ही समस्या को सुलझाता है। क्या आपने अनुभव किया है कि हमारे दैनिक जीवन में ऐसी अनेक परिस्थितियां आती हैं जहां हम जाने अनजाने में वैज्ञानिक विधि का प्रयोग करते हैं? बहुत सी परिस्थितियां आती हैं जहां हम वैज्ञानिक विधि का प्रयोग करते हैं। कुछ लोगों को पता होता है, जैसे अब हम लोग पढ़ रहे हैं तो हम लोग को जान रहे हैं, अब हम लोगों को पता हो जाएगा कि ऐसे ऐसे अगर सोचेंगे तो क्या है, वैज्ञानिक विधि है। तो अनजाने में हम लोग वैज्ञानिक विधि का ही प्रयोग करते हैं। हम सभी एक सीमा तक वैज्ञानिक विधियों का अनुप्रयोग करते हैं जो हमें हमारी बड़ी समस्याओं को हल करने एवं ब्रह्मांड के रहस्यों का समाधान निकालने की क्षमताओं को बढ़ाती है। वैज्ञानिक विधि का प्रयोग करके हम बड़ी बड़ी समस्याओं को हल करते हैं और ब्रह्मांड के अनेक रहस्यों को हम लोग जानने का प्रयास करते हैं। और वैज्ञानिक विधि से देखो सोच का ही नतीजा है कि ब्रह्मांड की विभिन्न घटनाओं के बारे में हमको जानकारी मिली है। यह समझना आवश्यक है कि विज्ञान को समझने और सीखने
के लिए जिज्ञासु होना और आसपास के वातावरण का अवलोकन करना सर्वोपरि है। भाई किसी चीज़ को समझना है तो हमें जिज्ञासु होना ज़रूरी है। विज्ञान को समझना है और सीखना है तो हमें क्या होना चाहिए? जिज्ञासु मतलब जानने की इच्छा प्रबल होनी चाहिए। प्रश्न दिमाग में आसपास देखो, कोई चीज़ समझ में ना आए तुरंत दिमाग में प्रश्न आने चाहिए, जिज्ञासा होना चाहिए और लोगों से पूछ के खुद से उस प्रश्न का उत्तर खोजना चाहिए। जब हम जिज्ञासु होते हैं तब हम प्रश्न पूछने लगते हैं, कैसे और क्यों। स्मरण रखिए कि यह संसार वस्तुओं का एक भंडार है और हम नहीं जानते कि और भी कितनी ही वस्तुएं हैं जिन्हें खोजना अभी शेष है। तो ये संसार क्या है? वस्तुओं का एक भंडार है। अभी बहुत सारी चीज़ें खोजनी है। ऐसा तो है नहीं कि अब इतना खोज लिया गया बहुत है। नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है, नई नई चीज़ें दुनिया में आ रही, लोगों नई नई वैज्ञानिक नई नई चीज़ों का आविष्कार कर रहे हैं। तो क्रियाकलाप, आइए विचार करें और लिखें। यदि आपको किसी वस्तु या घटना के बारे में प्रश्न पूछना है कि यह क्यों होती है, तो उसके बारे में आप क्या पूछेंगे? क्या पूछेंगे? मान लो कोई घटना या वस्तु के बारे में प्रश्न पूछना है, ये क्यों हो रहा है, तो आप कैसे क्या पूछेंगे? मान लो कि हाँ ये वर्षा हो रही है, एक उदाहरण लेते हैं कि बारिश हो रही है, तो आप कैसे इसके बारे में क्या पूछेंगे? तो पूछेंगे, आप दिमाग को तुरंत प्रश्न आना चाहिए कि भाई ये कैसे हो रहा है ना, ये वर्षा कैसे हो रहा है, इसका उत्तर मिलेगा। तो तुरंत अगला प्रश्न आएगा कि ऐसा ही क्यों हो रहा है। तो दिमाग में प्रश्न तुरंत आना चाहिए और उसका उत्तर खोजने का हमें हमेशा प्रयास करना चाहिए। हमेशा हमें जिज्ञासु होना चाहिए। आप अपने प्रश्न का उत्तर किस प्रकार खोजेंगे या लिखने का प्रयास कीजिए। वैज्ञानिक खोजें अकेले कम ही होती हैं। दुनिया भर के वैज्ञानिक प्रायः एक दूसरे के साथ बड़े बड़े समूहों में कार्य करते हैं। इसलिए यदि आप स्वयं उत्तर नहीं ढूंढ पाते हैं तो अपने मित्रों से निसंकोच सहायता मांगिए। साथ मिलकर खोजना सदैव अधिक आनंददायक होता है। जैसे मान लो आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है तो आपको अपने मित्रों की सहायता लेनी है, अपने दोस्तों, अपने अध्यापकों, टीचरों, बड़े, जिससे भी आपको जानकारी प्राप्त हो, जिससे भी आपकी समस्या का निवारण हो, उनकी आप सहायता लें। जो भी खोज होती है, जो भी वैज्ञानिक खोज होती है, उसमें एक टीम होती है, टीम वर्क की तरह सब लोग कार्य करते हैं। ठीक है, ये देखो एक एग्जाम्पल बताया गया है कि कोई एक समस्या है, इसको देखो सब लोग मिलके क्या कर रहे हैं, समस्या को समझ रहे हैं और उत्तर जानने का प्रयास कर रहे हैं। संभवतः आपको अपने सभी प्रश्नों का उत्तर कक्षा 6 में नहीं मिलेंगे। चिंता न करें, आप विज्ञान की यात्रा पे निकल पड़े हैं, अगले 5 वर्षों के लिए या उससे भी आगे। तो जो आपके मन में प्रश्न है, ज़रूरी नहीं है कि इसी किताब में आपको उत्तर मिल जाए। हम लोग अभी पूरी पुस्तक पढ़ेंगे, एक एक अध्याय पढ़ेंगे, तो जो उत्तर नहीं मिलेंगे अगली कक्षा की पुस्तक में मिलेंगे। हम लोग अभी विज्ञान की यात्रा पे निकल चुके हैं। सारे उत्तरों की खोज हमको करना है, कैसे भी करना है। बारिश का दृश्य है, बच्चे बारिश का मज़ा ले रहे हैं, आनंद ले रहे हैं वर्षा का। जिस प्रकार बच्चे बारिश का आनंद लेते हैं, उसी प्रकार विज्ञान भी एक आनंदमय खोज जैसा होता है। विज्ञान की इस यात्रा का आनंद लें और खोज करते रहें। ब्रह्मांड के अद्भुत रहस्यों के बारे में सोचना कभी भी बंद ना करें और प्रश्न पूछते रहें। क्या आप विज्ञान की इस रोमांचक यात्रा पर निकलने के लिए तैयार हैं? आइए इसे आरंभ करें। जैसे बच्चे बारिश का आनंद ले रहे हैं, वैसे ही हमको विज्ञान का भी आनंद लेना है। विज्ञान एक आनंदमय खोज जैसा है ना। इस यात्रा पे, विज्ञान की यात्रा पे हम लोग निकले हैं, तो हमको इसको आनंद के साथ इस यात्रा को पूरा करना है, खोज करते रहना है, अपने प्रश्नों का उत्तर ढूंढते रहना है और समस्याओं के बारे में सोचना है और उसको कैसे हल करना, उसका समाधान निकालने के लिए हमें प्रयासरत रहना है। हमें कभी भी सोचना बंद नहीं करना है और प्रश्न पूछते रहना है। तो क्या आप इस यात्रा, विज्ञान की इस रोमांचक यात्रा पर निकलने के लिए तैयार हैं?
तो आइए इसे आरंभ करते हैं। बुद्धिमान होने के लिए आपको प्रश्न पूछने वाला बनना आवश्यक है। तो आज अब आपका ये अध्याय समाप्त हुआ। अब इसको यहीं पे समाप्त करते हैं। हम लोग अब कल मिलेंगे सेकंड चैप्टर के लिए। आप लोग इसको फिर से रिवाइज कर लीजिएगा। आपको जो भी समस्या है, जैसा भी हो, जो भी दिक्कत हो, जो भी प्रश्न हो, आप हमें कमेंट में लिख के उसको साझा कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक आप सभी को नमस्कार, जय हिंद।